आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु की। पहला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, और राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कौन है? तो प्रथम राजनीति विज्ञानी भी अरस्तु ही है। ठीक है, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक अरस्तु हो जाएगा। और फिर आगे चलते हैं, अरस्तु से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो अरस्तु से संबंधित ये कथन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा असत्य है? तो ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि अरस्तु प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क था। मस्तिष्क ही नहीं कह सकते, वो इम्पोर्टेंट जरूर था, लेकिन एक तो मस्तिष्क भी कह सकते हैं उनको। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था अरस्तु के लिए। फिर अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ प्रथम विश्वकोशी था। ठीक है, इसमें असत्य बताना है। तो अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ प्रथम विश्वकोशी था। बिल्कुल, इसने विश्व की सारी राजनीतिक संविधानों का अध्ययन किया था, तो ये विश्वकोशी भी था। इन्हें ऐतिहासिक विधि का जनक कहा जाता है। बिल्कुल, ऐतिहासिक विधि का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विभिन्न जो संविधान का अध्ययन किया था, वो इतिहास के संबंधित जो संविधान थे उसका भी उसने अध्ययन किया था। तो ये कह सकते हैं कि यह ऐतिहासिक विधि का जनक भी हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है जन्म जो है एथेंस में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का जन्म किस शहर में हुआ? तो अरस्तु का जन्म हुआ था स्टागिरा में हुआ था। स्टागिरा में हुआ था। ठीक है, और इसकी जो जन्म दिनांक है वो 384 BC भी याद रख लीजिए। फिर अरस्तु का काल कौन सा है? तो अरस्तु का काल जो हमने अभी देखा था 384 BC में इसका जन्म हुआ था, वो 322 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आगे चलते हैं, राजनीति विज्ञान का सर्वोच्च विज्ञान किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का सर्वोच्च विज्ञान का जो कहा जाता है, विज्ञान किसने कहा है? राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है? तो वो मास्टर साइंस कहता है। मास्टर साइंस कौन कहता है? तो राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस अरस्तु कहता है। फिर संविधान और संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान और संविधानवाद का जनक अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया था। फिर अरस्तु ने अपने समय में कितने संविधानों का अध्ययन किया था? तो अरस्तु ने अपने समय में 158 संविधानों का अध्ययन किया था। फिर हम आगे चलते हैं, आगे अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम था लीसियम। लीसियम ने इस अरस्तु ने खोली थी, अकादमी प्लेटो ने खोली थी। फिर है तो ऐतिहासिक विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो ऐतिहासिक विधि का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, तो इसने कई जो संविधानों का अध्ययन किया था, और उसमें से जो कई संविधान जो थे वो इतिहास से संबंधित भी थे। ऐतिहासिक संविधान का अध्ययन भी इसने किया था। फिर अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अरस्तु की पुस्तकों की बात हो रही है, तो अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक हैं वो हमें द पॉलिटिक्स। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इसकी यही मानी जाती है। ठीक है, बाकी तो रिपब्लिक तो प्लेटो की और लॉज भी प्लेटो की है। पॉलिटिक्स पुस्तक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पॉलिटिक्स पुस्तक को 8 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम किसने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा है? तो मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा था अरस्तु ने। ठीक है, वो मनुष्य को राजनीतिक प्राणी मानता है। अरस्तु पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो अरस्तु पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, वो पड़ा है एक तो प्लेटो का पड़ा है, और एक उस प्लेटो द्वारा लिखी किताब लॉज का पड़ा है। ठीक है, जो विधि का शासन के आधारित जो किताब लिखी थी प्लेटो ने अपने अंतिम क्षणों में, उसका जो काफ़ी प्रभाव प्लेटो पर पड़ा है, अरस्तु पे पड़ा है, सॉरी। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने कहा है? तो अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है मैक्सिन है। ठीक है, मैक्सिन ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति कौन सी है? तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति जो है वो आगमनात्मक हो जाएगी। आगमनात्मक मतलब कि पहले वो विभिन्न संविधानों का अध्ययन करता है, यानी कि पहले विभिन्न उदाहरण वो इकट्ठे करता है और फिर उनसे एक नियम बनाता है, और वो एक ये कहता है कि पॉलिटी सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो पहले संविधानों का अध्ययन कर लेता है, अनेक उदाहरणों का अध्ययन कर लेता है, और फिर एक नियम बनाता है। मतलब कि उदाहरण से नियम, या फिर हम कह सकते हैं विशेष से सामान्य की ओर, ये आगमनात्मक पद्धति हो जाएगी। फिर अपन आगे चलते हैं, राज्य व्यक्ति से पूर्वक का संगठन है, यानी कि राज्य को ये महत्वपूर्ण मानता है, और ये मानता है अरस्तु।
वो, क्योंकि वो अरस्तु ये भी कहता है कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, तो वो राज्य में ही रह सकता है। अरस्तु ने किनको नागरिक माना है? तो अरस्तु ने जो है संपत्तिशाली जो लोग होते हैं उसको वो नागरिक मानता है। जो भी एकदम जो है जो राज्य कार्य में जो है वो अपनी मदद देते हैं या राज्य कार्य कानून निर्माण में सक्रिय भागीदारी करते हैं, वो उसे नागरिक मानता है। उसमें वो संपत्तिशाली व्यक्ति को नागरिक मानता है। वो मानता है कि संपत्तिशाली व्यक्ति जिसका सारा काम उसके दास कर लेते हैं, तो वो एक तरह से फ्री रहता है। और जब वो फ्री रहता है तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपने समय का सदुपयोग नागरिक कानून बनाने के लिए करता है। निम्न में से किसने दास प्रथा का समर्थन किया है? तो निम्न में से किसने दास प्रथा का समर्थन किया है? तो दास प्रथा का समर्थन अरस्तु ने किया है। ठीक है, अरस्तु ने, देखिए प्लेटो ने तो दासों का कोई वर्णन ही नहीं किया है, और अरस्तु ने दास प्रथा का वर्णन किया है, और दासों का वर्णन करके ये बताया कि वो मालिक के गुलाम रहेंगे, इसी में इनका हित रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण करता है। ठीक है, वो विधि आधारित वर्गीकरण करता है। ठीक है, उनके जो शासन प्रणाली क्या है या विधि कैसी है, वहाँ पे किस विधि से शासन प्रणाली होती है, उस आधार पर राज्यों का वर्गीकरण अरस्तु करता है। अरस्तु ने न्याय के कितने प्रमुख प्रकार बताए हैं? तो अरस्तु ने न्याय के जो प्रकार बताए हैं वो 2 प्रकार बताए हैं। एक हो जाएगा अपना वितरणात्मक न्याय, और एक हो जाएगा अपना परिशोधनात्मक न्याय हो जाएगा। ये 2 न्याय जो हैं वो अरस्तु ने बताए हैं। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। ठीक है, ये कुछ अरस्तु के न्याय संबंधी विचार दे रखे हैं। ठीक है, जो ये इसने जो है जो ये अरस्तु का न्याय संबंधी विचार में अपन देखते हैं कि जो अरस्तु 2 प्रकार के न्याय बताए, एक सामान्य न्याय होता है और एक विशेष न्याय होता है, और विशेष न्याय में वितरणात्मक और परिशोधनात्मक होता है। ठीक है, तो सामान्य न्याय में इसका संबंध नैतिकता या सद्गुण से होता है। सामान्य न्याय का मतलब नैतिकता या सद्गुण से होता है और केवल आदर्श के रूप में पाया जाता है, जो हर एक आदमी में होना चाहिए। ठीक है, ये सद्गुण है। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट न्याय ये जो है 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे वितरणात्मक न्याय जो होगा वो जो है योग्यता अनुसार होगा। ठीक है, योग्यता के अनुसार वितरणात्मक यानी संसाधनों का जो वितरण होगा वो व्यक्ति की योग्यता अनुसार होगा। जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा वितरण किया जाएगा, जो कम काम करेगा उसको कम वितरण किया जाएगा। और एक होता है परिवर्ती या परिशोधनात्मक न्याय या सुधारात्मक। जो भी अगर कोई क्रिमिनल कार्य कर देता है, कोई आपराधिक कार्य कर देता है, तो उसकी रोकथाम के लिए अपने पास परिशोधनात्मक न्याय की व्यवस्था भी की जाती है। इसमें सामान्य जो है किसी भी पक्ष की जो क्षतिपूर्ति होती है, उस क्षतिपूर्ति की जो क्षति की पूर्ति जो की जाती है वो परिशोधनात्मक न्याय के अंतर्गत आती है। फिर अपन आगे चलते हैं। तो अरस्तु ने न्याय के कौन से प्रकार बताए हैं? तो अरस्तु ने न्याय के पूर्ण या सामान्य न्याय भी बताया और विशेष न्याय भी बताता है। यहाँ पे एक हो तो दोनों सही हो जाएगा। अरस्तु ने विशिष्ट न्याय के कौन से रूप बताए हैं? तो विशिष्ट न्याय के इसने रूप बताए हैं, एक तो वितरणात्मक न्याय हो जाएगा, एक सुधारात्मक न्याय हो जाएगा, यानी कि एक हो तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन के लिए नियत होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे पास हो जाएगा अरस्तु का हो जाएगा। ठीक है, वो दास प्रथा को जो है वैधता प्रदान करने के लिए ये बात कहता है। ये कथन अरस्तु का हो जाएगा। राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो राज्यों का वर्गीकरण किया गया था अरस्तु के द्वारा, जिसमें कि वो 6 प्रकार के राज्य बताता है संख्या और शासन पद्धति के आधार पर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, राज्यों को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो देख लेते हैं अपन राज्य में कि अगर एक व्यक्ति का शासन हो तो उसे, अगर वो राजतंत्र में हो, अच्छा राजतंत्र हो तो मोनार्की, और अगर गंदा राजतंत्र हो, विकृत राजतंत्र हो तो टायरेनी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वर्ड ही याद रखें क्योंकि इंग्लिश वर्ड ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं और एग्ज़ाम में अपने विकल्प में इसमें छेड़छाड़ नहीं की जाती। हिंदी में तो क्या, हिंदी अर्थ निकालने में काफ़ी वर्ड को बदल दिया जाता है, काफ़ी शब्दों को। तो ये इंग्लिश में मोनार्की और टायरेनी। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ व्यक्ति अगर शासन करते हैं तो उसे एक तो कहा जाता है अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, और यही कुलीन तंत्र या अरिस्टोक्रेसी बिगड़ जाती है तो इसको ओलिगार्की कहा जाता है।
और बहुसंख्यक का शासन जो है, एक अच्छा बहुसंख्यक शासन जो होता है उसे पॉलिटी कहा जाता है, और यही शासन अगर बिगड़ जाता है तो इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो अरस्तु के अनुसार राज्य की न तो कम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 5040 बताता है, प्लेटो बताता है। ये जो संख्या है वो प्लेटो बताता है, और अरस्तु कहता है कि न तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए राज्य का। ठीक है, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सज्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। ठीक है, राज्य का उदय ही सज्जीवन, लोग अच्छे तरीके से जीव पाएँ, इसीलिए राज्य का उदय हुआ है। तो ये कथन अरस्तु का है। राज्य कुल तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो ये कथन है अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु ही राज्य को एक महत्वपूर्ण संस्था मानता है, तो वो इस प्रकार के कथन अरस्तु द्वारा ही कहे जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। अरस्तु ने क्रांति के क्या कारण बताए हैं? तो अरस्तु के सामान्य से क्रांति के कारण, क्रांति कब होती है? जब भेदभाव होता है, असमानता होती है, तब क्रांति होती है। तो ये जो है, एक तो समानता का अभाव की आकांक्षा की जाती है, लोगों के द्वारा अन्याय का विरोध किया जाता है, बिल्कुल ये भी होगा। और लाभ, तो यहाँ पे उक्त सभी जो है सब हो जाएगा, यानी कि लाभ और सम्मान की इच्छा भी क्रांति का कारण बनती है, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर आता है स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्वर्णिम मध्यमान के प्रतिपादन का स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अरस्तु ने किया था। मध्यमान यानी कि न तो ज़्यादा अच्छा और न ज़्यादा बुरा, बीच में रहने का जो विचार है वो अरस्तु ने दिया था। ये कथन देख लिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य समाज से बाहर है वह तो या तो देवता है या पशु। ये कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है। ठीक है, वो जो है राज्य को या समाज को व्यक्ति के लिए आवश्यक मानता था। अरस्तु ने राज्य को माना है। तो अरस्तु ने राज्य को माना है तो परिवार का वृहद स्वरूप, जैसे परिवार में जो व्यवस्था पाई जाती है वही व्यवस्था राज्य में पाई जाती है। वहाँ भी एक मुखिया होता है, वो पूरी तरह से शासन को संभालता है। इस प्रकार से उसमें भी नीति निर्णय लिया जाता है। जैसे परिवार में नीति निर्णय लिया जाता है, वैसे एक राज्य में भी निर्णय लिए जाते हैं। तो इसी तरह जो है परिवार को राज्य को परिवार का ही वृहद स्वरूप माना है अरस्तु ने। फिर हमारे पास आज क्वेश्चन आता है, अरस्तु को निम्न कारणों से कारण प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत है, ये बताना है। तो ठीक है, राजनीति को नीति शास्त्र से वो पृथक करता है। बिल्कुल, नीति शास्त्र विधि के शासन पर, विधि आधारित शासन की बात करता है, तो ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। आगमनात्मक विधि का अनुसरण, ये आगमनात्मक विधि हमने पढ़ी ली है। फिर यथार्थवादी विचारधारा, ठीक है, हाँ, यथार्थवादी विचारधारा का भी वो अनुसरण करता है। ठीक है, वो जाके जो अपने इकट्ठे करता है, पहले डाटा जो है अपने सारी जानकारी इकट्ठी करता है, उसके दास जो होते हैं अरस्तु के, उनको वो भेजता है विभिन्न शहरों में, और वहाँ से वो जो उनके कानून वगैरह, संविधान वगैरह इकट्ठे करके लाता है, और फिर अरस्तु उसका अध्ययन करता है। तो ये इस तरह का अध्ययन यथार्थवादी ही करते हैं, तो यथार्थवादी भी हो जाएगा। और फिर कानून की सर्वोच्चता का भी ये प्रतिपादन करता है। तो ये चारों के चारों सही हो जाएंगे। फिर अपने पास चलते हैं आगे। निर्धनता व अपराध क्रांति की जनती है। ये कथन किसका है? तो ये निर्धनता और अपराध असमानता लाते हैं समाज में, तो ये कथन अरस्तु का है, और यही क्रांति की बातें करता है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का आधार है। नागरिकता का आधार अरस्तु अवकाश को मानता है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना अवकाश में रहेगा या जितना वो फ्री रहेगा, उतना वो अपने राज्य के लिए शासन की भागीदारी में अपना हाथ बटा पाएगा, या उस शासन की भागीदारी में भागीदार बन पाएगा। ठीक है, अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन निम्न में से दास प्रथा के समर्थन में निम्न में से क्या तर्क दी अरस्तु ने? ठीक है, तो ये बोलता है कि एक तो बोलता है दासता प्राकृतिक है। बिल्कुल, ये जो बोलता है कुछ लोग शासन के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग शासित होने के लिए पैदा होते हैं। दास प्रथा दोनों के पक्षों के लिए उपयोगी है, यानी दास के लिए भी अच्छी होती है और मालिक के लिए भी अच्छी होती है। बिल्कुल ये बोल रहा है। दासता नैतिक है। ठीक है, वो जब ये दासता प्रकृति और यानी कि ईश्वर प्रदत्त बोल देता है, तो वो एक नैतिक ही मान लेते हैं लोग इसको। ठीक है, उसके बाद दासता संपूर्ण
समाज के हित में होती है। ठीक है, दासता वो ऐसा मानता है कि दासता संपूर्ण समाज के हित में होती है और दासता युद्ध का आधार है। ठीक है, दासता के कारण युद्ध होते हैं। बिल्कुल जो दासों के लिए जो है एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर लेता है दास बनाने के लिए या दासों की संख्या बढ़ाने के लिए, तो सभी सही हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अरस्तु के आधारित क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।